Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 20th April 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about Colombo Security Conclave, and this topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. It is also important from our syllabus GS paper 3 internal security point of view. देखिए, सबसे पहले करंट न्यूज़ समझते हैं. तो हाल फिलहाल में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव कॉन्फ्रेंस कराई गई विच वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ इंडिया. हमारे देश की प्रीमियर एजेंसी है टेररिज्म की इन्वेस्टिगेशन को लेकर के. इसके बारे में और हम लोग आगे देखेंगे. तो NIA ने कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव कराया, वो वर्चुअल फॉर्मेट में, और इस कॉन्क्लेव का डिस्कशन टॉपिक था शेयरिंग एक्सपीरियंसेस इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ टेररिज्म केसेस. और इसमें जो मेंबर्स थे वो थे फ्रॉम कंट्रीज लाइक इंडिया, मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका एंड बांग्लादेश. एंड participants discussed various challenges related to investigation in terrorist और terrorism related cases. तो इस बार के पीटी में अगर सवाल आना होगा तो आएगा कि कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव क्या है, उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आ सकते हैं. ठीक है, क्योंकि इस बार कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव कराई गई है. तो देखते हैं. दिस वॉज क्रिएटेड इन ईयर 2011. दिस कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव वॉज इनिशिएटेड इन द ईयर 2011. जब शुरू किया गया था तो इसके 3 मेंबर्स थे, इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स. बाद में मॉरिशस ने भी इसको ज्वाइन कर लिया एज अ 4th मेंबर. बांग्लादेश और सेचिल्स अभी इसके ऑब्जर्वर कंट्री हैं. ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बांग्लादेश एंड सेचिल्स ऑल्सो हैव बीन इन्वाइटेड टू ज्वाइन दिस एज अ परमानेंट मेंबर. तो मेंबर कौन कौन से हैं अभी? इंडिया, श्रीलंका, मालदीव एंड मॉरिशस अभी ऑब्जर्वर्स हैं, बांग्लादेश एंड सेचिल्स. इट वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 2011. अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव कराया किसने था? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ इंडिया ने, NIA ने. तो NIA के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं जो ज़रूरी है. तो NIA बनाया गया था विथ स्पेशल लॉ जिसका नाम है NIA एक्ट ऑफ 2008, जिसका मेन पर्पस है टू इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट केसेज रिलेटेड टू सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. तो कोई भी एक ऐसा कोई केस होता है जिसका सीधा सीधा हमारे देश के सिक्योरिटी पे या हमारे देश की इंटीग्रिटी पे इम्पैक्ट पड़े, तो वैसे केसेस को सीधा NIA को दिया जाता है. ज़्यादातर जो इसमें केसेस होते हैं दे आर टेकन अंडर UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एंड प्रिवेंशन एक्ट. उसके अलावा सिक्योरिटी ऑफ एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ की अगर मैटर हो तो NIA को हैंडल करने को दिया जाता है. काउंटरफीट इंडियन करेंसी का मैटर हो, जाली नोटों का केस हो, तो वो भी केस NIA को दिया जाता है. NIA की हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में. उसके अलावा इसके ब्रांचेज हैं इन हैदराबाद, गुवाहाटी, कोची, लखनऊ. ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैक्सिमम आप याद रखिए कि NIA की हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में. ज़रा देखते हैं कि NIA बनाया कब गया. देखिए 2008 नवंबर में आपको पता है मुंबई टेरर अटैक हुआ, और उस टाइम में हमारे देश में कोई भी ऐसी स्पेशल एजेंसी नहीं थी जो टेरर रिलेटेड केस को इन्वेस्टिगेट करे और उसको प्रोसिक्यूट करे, यानी कि कोर्ट में उसके खिलाफ एविडेंसेस रखे और जल्दी से जल्दी फिर वो मैटर को रिजॉल्व करवाए कोर्ट में. तो 2008 से पहले, ये मुंबई टेरर अटैक से पहले, टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी स्टेट पुलिस या CBI ही इन्वेस्टिगेट करती थी और प्रोसिक्यूशन नॉर्मल कोर्ट्स में ही होता था. लेकिन टेररिज्म एक गंभीर मामला है जो हमारे देश की सीधा सीधा सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी पे अटैक है. तो 2008 में मुंबई टेरर अटैक के बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि वी नीड टू हैव ए स्पेशल एजेंसी टू इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट मैटर रिलेटेड टू टेररिज्म. और फिर हमने NIA एक्ट बना करके NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाई. और अब टेररिज्म से रिलेटेड कोई भी मुद्दा होता है तो उसको इन्वेस्टिगेट करती है NIA, और उसको प्रोसिक्यूट करने के लिए स्पेशल कोर्ट्स भी बनाए गए हैं जिनका नाम है NIA कोर्ट्स फॉर स्पीडी रिट्रेसल ऑफ केसेस रिलेटेड टू टेररिज्म. अभी NIA 2008 में बना दिया गया थ्रू NIA एक्ट ऑफ 2008, लेकिन उसको अमेंड किया गया 2019 में. तो अब NIA के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो NIA अमेंडमेंट एक्ट 2019 भी पढ़ लेते हैं. देखिए 2019 अमेंडमेंट करके NIA के कुछ पावर और फंक्शंस और भी ज़्यादा बढ़ा दिए गए. उसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस भी दे दिए गए. उसके अलावा मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स
जो आर्म्स एम्यूनेशंस बंदूक वगैरह जो इलीगल कट्टे बोलते हैं ना देसी हिंदी में, तो इन तरह की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए उस पर इन्वेस्टिगेट करने का काम भी दे दिया गया एनआईए को। साइबर टेररिज्म का काम, साइबर टेररिज्म से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन का काम एनआईए को दे दिया गया। ऑफेंसेज रिलेटेड टू एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट भी एनआईए के ज्यूरिडिक्शन में ऐड कर दिया गया। इसके बाद बहुत सारा प्रोटेस्ट भी हुआ था इसको लेकर के, इस 2019 अमेंडमेंट को लेकर के स्टेट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। कुछ स्टेट्स का कहना था कि जो नए पावर्स ऐड किए गए हैं इट इज़ अगेंस्ट द फेडरल पॉलिटी ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। क्यों? क्योंकि ये जैसे ऑफेंसेज अंडर एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट है या मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स है, ये तो पहले पुलिस का काम होता था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के अंतर्गत पुलिस का काम होता है, स्टेट पुलिस का। अब स्टेट पुलिस से छीन करके आपने ये पावर दे दिया है एनआईए को, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है। तो कहीं ना कहीं इट वाज सीन एज अ मेथड टू इंक्रोच इनटू द पावर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो इस तरीके से कुछ स्टेट जैसे कि वेस्ट बंगाल ने अक्यूज़ किया था भारत सरकार को कि आप एनआईए के पावर बढ़ा करके विथ हेल्प ऑफ एनआईए अमेंडमेंट एक्ट 2019 आप फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम में इंटरफेयर कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ और भी बातें थी कि सर देखो साइबर टेररिज्म का भी पावर आपने दे दिया, इससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन का पावर आपने दे दिया है एनआईए को। लेकिन साइबर टेररिज्म एग्जैक्टली है क्या, ये डिफाइन किया नहीं गया है कहीं। जो साइबर टेररिज्म को लेकर के कानून है आईटी एक्ट 2000, वो अपने आप में काफ़ी पुराना आउटडेटेड कानून है। तो मुद्दा ये है कि साइबर टेररिज्म जब डिफाइंड नहीं है तो, और ये काम जब एनआईए को दे दिया गया, तो कहीं ना कहीं एनआईए इसका मिसयूज कर सकती है लोगों के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को वायलेट करने के लिए। क्योंकि मॉडर्न टाइम में, प्रेजेंट टाइम में जो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म्स हैं वो मेजर सोर्स हैं हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये सब कुछ क्रिटिसिज्म थे 2019 अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के ऑफ एनआईए। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आप ये हिंट्स देख सकते हैं। एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हमने आपको इस टॉपिक के बेसिस पे यहाँ दे रखा है। आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आइडियाज़ दैट वी हैव डिस्कस्ड सो फार। The next article is about Assam-Meghalaya border deal that has been recently disputed. This topic is important from our syllabus GS paper 3 internal security point of view. It is also important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view. तो थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं, कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। मार्च महीने में हमने न्यूज़पेपर एनालिसिस में कवर भी कराया था, जहां मैंने आपको बताया था कि असम और मेघालय की सरकार ने लगभग 50 साल पुराना जो बॉर्डर डिस्प्यूट है असम और मेघालय के बीच में, उसको पार्शियली रिजॉल्व कर लिया है। पार्शियली इसलिए क्योंकि कम से कम 12 ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे डिस्प्यूट्स हैं इन द बॉर्डर रीजन ऑफ असम एंड मेघालय। उसमें से 6 रीजन्स में डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर लिया गया है और बाउंड्री को डिफाइन कर दिया गया है। अब सारे रीजन का नाम आपको याद करना ज़रूरी नहीं है, बट पॉइंट इज़ कि 50% जो डिस्प्यूटेड एरिया है वो लगभग रिजॉल्व कर लिए गए हैं। लेकिन अब उसमें थोड़े से और टर्न आ गए हैं मॉडर्न। फिर से 30 मार्च को मैंने बताया था, 29 मार्च 2022 को असम सरकार, मेघालय सरकार और यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी के प्रेजेंस में ये डील साइन हुई थी, असम मेघालय बॉर्डर डील। अब उसमें थोड़े से फिर अब इश्यूज आ गए हैं, डिस्प्यूट्स आ गए हैं। क्या डिस्प्यूट है वो ज़रा देखते हैं। देखो ये डील तो हमने साइन कर लिया कि ये 6 एरिया जैसे ऐसे होगा, लेकिन इस डील को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक कानून लाना होगा पार्लियामेंट द्वारा। दैट लॉ विल बी यूज टू अमेंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1971। तो इस एक्ट को अमेंड करना होगा और फिर उसके हिसाब से नई बाउंड्री को डिफाइन करना होगा। एंड लेटर ऑन दिस लॉ हैज़ टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द बोथ स्टेट्स असम एंड मेघालय। तो मतलब अभी खाली डील हुआ है, इसको इम्प्लीमेंट करना बाकी है। उसके लिए पार्लियामेंट को कानून पास करना होगा, फिर रेस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज को कानून पास करना होगा। लेकिन इसके पहले कि ये हो पाता, मेघालय के अंदर जो खासी हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उसने इस असम मेघालय बॉर्डर पैक्ट या डील को अपोज किया है। किस ग्राउंड पे अपोज किया उन्होंने वो भी ज़रा देखते हैं। उनका कहना है कि ये जो डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं दे बिलोंग टू प्राइवेट पार्टीज़। ये मेघालय सरकार की ज़मीन नहीं थी, ये प्राइवेट लोगों की ज़मीन थी और मेघालय सरकार के पास अथॉरिटी ऐसी नहीं है कि वो ये ज़मीन असम सरकार को दे दे बिना कंसल्ट किए टू द प्राइवेट पार्टीज कंसर्न्ड। तो मेघालय गवर्नमेंट विल बी रिक्वायर्ड टू टेक काउंसिल्स कंसेंट। तो ये खासी हिल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है,
तो ये 6th शेड्यूल के अंतर्गत ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है जिसके पास कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं। तो मेघालय सरकार को भी अगर ज़मीन देनी है असम सरकार को तो इस काउंसिल से परमिशन लेना होगा अंडर सेक्शन 41 ऑफ राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन एंड रिहेबिलिटेशन एंड सेटलमेंट एक्ट ऑफ 2013। तो मुद्दा यह है कि चूँकि ऑटोनोमस काउंसिल का ज़मीन है, ऑटोनोमस काउंसिल एरिया से रिलेटेड ये ज़मीन है और ये ज़मीन बिलोंग करती है प्राइवेट पार्टी को। मेघालय सरकार ने डील तो साइन कर दिया है लेकिन वो सच में वो ज़मीन ट्रांसफ़र करने के लिए मेघालय सरकार को ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, खासी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से परमिशन लेना होगा। और खासी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का कहना है कि ये जो ट्रांसफ़र लैंड का करने का कमिटमेंट किया है मेघालय सरकार ने असम को, ये कमिटमेंट इलीगल है क्योंकि उनके पास अथॉरिटी नहीं है, ये सरकार की ज़मीन थी ही नहीं। वहाँ के जो ट्राइबल लोग हैं, खासी ट्राइब के लोग हैं जिनकी ये ज़मीनें हैं, उनका ऐसा मानना है कि अगर ये असम में चले गए तो उनका ट्राइबल कल्चर धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये सब कुछ फियर है। खासी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। आपको पता ही होगा 6th शेड्यूल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है और आर्टिकल 244 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, उसके हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइबल एरियाज़ को हमने शेड्यूल किया है एज ट्राइबल एरियाज ऑफ 6th शेड्यूल। और फिर वहाँ पे हम लोगों ने ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना रखे हैं और वहाँ की जो लोकल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं उनको कई सारे पावर्स दे रखे हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द ट्राइबल राइट्स एंड कस्टम्स ऑफ द ट्राइबल पीपल लिविंग इन दैट एरिया। तो कितने ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं आप देखो, 4 स्टेट्स में है, मेघालय में, मिजोरम में, त्रिपुरा और असम में। असम के अंदर 3 तो आपको पता ही होगा। 6th शेड्यूल के अंदर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल डीमा हसाओ, कार्बी एंग्लोंग एंड बोडोलैंड। त्रिपुरा के अंदर एक ही है जिसका नाम है त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। मिजोरम में है चकमा, लाई एंड मारा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। मेघालय में है गारो, खासी एंड जयंती। और ये जो खासी हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है इसी ने डिस्प्यूट किया है विथ रिस्पेक्ट टू द करेंट डील और पैक्ट साइन बिटवीन असम एंड मेघालय गवर्नमेंट रिलेटेड टू बॉर्डर डिस्प्यूट। The next article is about digital banking units and this topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view। तो क्या है न्यूज़? RBI ने अब हमारे देश के जो भी बैंक्स हैं, शेड्यूल बैंक्स, उनको डायरेक्टिव्स दिया है कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में वो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स ओपन करें। देखिए हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने यूनियन बजट 2022-23 रखते टाइम में ही कहा था, इस साल का जब बजट रखा था तब कहा था कि 75 डिस्ट्रिक्ट्स में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स खोले जाएंगे। और उसी भारत सरकार के स्टेटमेंट को फुलफ़िल करने के लिए अब आरबीआई ने हमारे देश के शेड्यूल बैंक्स को डायरेक्टिव्स दिए हैं कि अब आप अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स खोलें। क्या है डिजिटल बैंकिंग यूनिट, वो भी ज़रा समझते हैं। डिजिटल बैंकिंग यूनिट एक स्पेशलाइज तरीके का बिजनेस यूनिट होगा, ठीक है, जो बैंक्स खोलेंगे। मान लीजिए कि ये गुवाहाटी कामरूप मेट्रो वाला एरिया है, यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर जगह पे, ये कामरूप मेट्रो डिस्ट्रिक्ट में एक पर्टिकुलर जगह पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मान लीजिए एक स्पेशलाइज्ड बिजनेस यूनिट खोलेगा जहाँ पे बेसिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स होंगे बैंकिंग सर्विसेज से रिलेटेड। आप जाकर के खाता खुलवा सकते हैं, ठीक है, आप जाकर के अकाउंट पेमेंट करा सकते हैं, अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र करा सकते हैं, ये सब सर्विसेज वहाँ पे मिलेंगी। डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स ओपन करने का जो फैसला लिया गया है दैट हैज़ बीन डन इन ऑर्डर टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज इन आवर कंट्री। फाइनेंशियल इंक्लूजन तो आप समझते ही हैं, आई होप। फाइनेंशियल इंक्लूजन मीन्स an approach where everyone gets an opportunity of credit, यानी कि लोन लेने का, इन्वेस्टमेंट करने का, इंश्योरेंस का या ओवरऑल बैंकिंग सर्विसेज अवेल कराने का हर इंसान के पास मौका हो, तो उसको हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। अभी डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को लेकर के क्या क्या गाइडलाइंस दिए हैं आरबीआई ने, वो भी ज़रा देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस, परमिशन टू ओपन डिजिटल बैंकिंग यूनिट हैज़ बीन गिवन टू द शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स दैट हैव पास्ट डिजिटल बैंकिंग एक्सपीरियंस। तो जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं जिनके पास डिजिटल बैंकिंग एक्सपीरियंस है वो खोल सकते हैं डिजिटल बैंकिंग यूनिट। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए जो 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके लिए शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स अप्लाई करेंगे कि सर इस डिस्ट्रिक्ट में मैं खोलना चाहता हूँ डिजिटल बैंकिंग यूनिट। फिर आरबीआई परमिशन देगी कि अच्छा ठीक है इस डिस्ट्रिक्ट में तुम खोलो। अलग अलग बैंक्स को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में परमिशन मिलेगा। So district banks units will be opened by scheduled commercial banks and will be treated as a banking outlet. And this district banking unit must be separate from existing banking outlet. ऐसा नहीं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ही ब्रांच के आगे एक डिस्ट्रिक्ट बैंक यूनिट खोल दिया, ऐसा नहीं करेंगे, कहीं दूसरे जगह जाकर के खोलेंगे। और ये डिस्ट्रिक्ट बैंक डिजिटल बैंक यूनिट, आई एम सो सॉरी, डिजिटल बैंक यूनिट की जो फिजिकल सिक्योरिटी है या साइबर सिक्योरिटी है, सारी की सारी जिम्मेदारी उस बैंक की होगी जो उसको चलाएगा। और
अगर कोई मान लीजिए कि कंज्यूमर ग्रीवेंसेज आते भी हैं कि मान लीजिए आप किसी डिजिटल बैंक यूनिट में गए और वहाँ आपका पैसा निकला नहीं, अकाउंट से पैसा कट गया, इस तरह के कुछ ग्रीवेंसेज होते हैं, तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जो वो डिजिटल बैंक यूनिट चला रहा है उस ग्रीवेंस को रिजॉल्व करने की। The next article is about mineral assessment of Assam. This topic is important for syllabus GS paper 5 Assam issues point of view. तो देखिए काफ़ी छोटा सा न्यूज़ है लेकिन इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टोरेट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग अंडर द माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ असम हैज स्टार्टेड अ एम्बिशियस प्रोजेक्ट जिसमें देयर विल बी असेसमेंट एंड एस्टिमेशन ऑफ आसाम्स मेजर एंड माइनर मिनरल्स डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज कहाँ कहाँ पे कौन से मेजर मिनरल हैं, माइनर मिनरल हैं, उसका असेसमेंट करने का काम शुरू किया है डायरेक्टोरेट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग ऑफ असम गवर्नमेंट। और ये कामरूप डिस्ट्रिक्ट से काम शुरू कर दिया गया है। तो सोचो जिस दिन ये डाटा निकल जाएगा ना, उस दिन एपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि इस डिस्ट्रिक्ट में ये माइंस हैं, ये मिनरल्स हैं, वो सब फिर रटना पड़ेगा, ये मेजर मिनरल्स, ये माइनर मिनरल्स सब रटना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा इस प्रोजेक्ट में ये भी किया गया है कि साइंटिफिक स्टडी की जाएगी सैंड्स की, सैंड के साइज़ के बेसिस पे कि कहाँ पे कितना सैंड है, कहाँ सिल्ट है, कहाँ क्ले है, क्योंकि साइज़ के बेसिस पे डिपेंड करता है कि किसको हम सैंड कहेंगे, सिल्ट कहेंगे, क्ले कहेंगे। और उसके बाद ही आसाम से थोड़ा बहुत हम लोग सैंड बाहर के स्टेट्स में एक्सपोर्ट कर पाएंगे। साउथ इंडियन स्टेट्स में सैंड की कमी है, तो आसाम के अंदर सैंड ज़्यादा है। हम लोग एक बार जब प्रॉपर कैटेगराइजेशन कर लेंगे, साइंटिफिक स्टडी कर लेंगे, तो आसाम से साउथ इंडियन स्टेट्स में हम लोग सैंड को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब ज़रा देखते हैं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट DTAA। मैंने आपको कहा था कि ये मैं आपको कराऊंगा, और किस कॉन्टेक्स्ट में कहा था ये भी मैंने आपको बताया था कि मॉरिशस, जब मैं डे बिफोर येस्टरडे 18 तारीख की न्यूज़पेपर एनालिसिस में मैंने कहा कि मॉरिशस एक इतना छोटा देश है और वहाँ से सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता था, FDI आता था लगभग 15 सालों तक, 2000 से लेकर के 2015 तक मॉरिशस वाज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ FDI। ऐसा कैसे हो गया, इतना छोटा देश, इतना ज़्यादा FDI? तो फिर मैंने आपको बताया कि इसके पीछे कारण है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड मॉरिशस गवर्नमेंट। तो फिर मैंने आपको बताया कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट मैं किसी और दिन आपको कराऊंगा। तो अभी हम लोग वो करते हैं। देखो क्या है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। सरल सा मतलब ये है कि मान लो कि कोई एक कंपनी है XYZ जो मॉरिशस की है, ठीक है, लेकिन उसका बिजनेस, ज़्यादातर बिजनेस इंडिया में हो रहा है। तो अब है मॉरिशस की, रजिस्टर्ड मॉरिशस में है, बिजनेस कर रही है इंडिया में, मान लो कि 1 करोड़ का प्रॉफिट किया इंडिया में। तब सवाल ये उठ जाता है कि टैक्स कौन लगाएगा? भारत सरकार, जो इस केस में सोर्स कंट्री कही जाएगी। सोर्स मतलब जहाँ से बिजनेस का सोर्स है, और मॉरिशस कहा जाएगा रेजिडेंट कंट्री। तो सवाल ये है कि रेजिडेंट कंट्री टैक्स लगाएगा कि सोर्स कंट्री टैक्स लगाएगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह के डाउट्स को रिजॉल्व करने के लिए फिर अलग अलग देश जो हैं आपस में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, क्योंकि अगर कोई एग्रीमेंट ना हुआ तो भारत सरकार अलग से टैक्स लेगी, मॉरिशस सरकार अलग से टैक्स लेगी, तो इस कंपनी XYZ के ऊपर डबल टैक्सेशन हो गया ना। तो डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट का मतलब ये है कि फिर ये कंपनी XYZ फैसला करेगी कि उसको कहाँ पे टैक्स देना है। बहुत सारे डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में ये लिख दिया जाता है कि कंपनी रेजिडेंट कंट्री में ही टैक्स देगी, ठीक है। तो इस तरीके से चाहे जो हो जाए, दो देश आपस में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन करके ये इंश्योर करा देते हैं कि उस कंपनी के ऊपर दोनों जगहों पे, सोर्स कंट्री में और रेजिडेंट कंट्री में, दोनों जगहों पे टैक्स ना लिया जाए। अब ये तो हो गई डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। अब जरा समझो द कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स हेवेंस। टैक्स हेवेंस वो देश होते हैं, छोटे छोटे देश होते हैं, जो अपने यहाँ पे कंपनियों को इनवाइट करते हैं कि भाई आओ हमारे यहाँ पे बिजनेस लगाओ, कंपनी खोलो, हम तुम पे टैक्स नहीं लेंगे, तुमसे मिनिमम टैक्स लेंगे या बहुत नेग्लिजिबल टैक्स लेंगे, ठीक है। और तुम्हारे बारे में इन्फॉर्मेशन हम बाहर में किसी सरकार को देंगे भी नहीं, ये पैसा तुम कहाँ से लाए, क्योंकि जब छोटे छोटे देश हैं, देखो ना, केमन आइलैंड्स, बहामास, बर्मुडा, ये मॉरिशस भी इसी में है, सिंगापुर, हांगकॉन्ग, इनके पास तो वैसे भी बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है इन्वेस्टमेंट का। जब मॉरिशस की बात कर ली जाए, कैनियन आइलैंड, सिप्रस की बात कर ली जाए, तब ये चाहते हैं कि कंपनियां आएँ, उनके यहाँ इन्वेस्ट करें, अपना ऑफिस खोलें और वहाँ पे हार्डली 2% 3% टैक्स देते हैं। अब आप सोचो, एक कंपनी है जो सोच रही है कि मैं अमेरिका में अगर अपना हेडक्वार्टर रखता हूँ तो मुझे 20% टैक्स देना होगा, जबकि वही अपना हेडक्वार्टर मॉरिशस में रख लेता हूँ या केमन आइलैंड में रख लेता हूँ तो मुझे खाली 5% टैक्स देना होगा। तो नेचुरली दे विल शिफ्ट देयर हेडक्वार्टर टू द केमन आइलैंड। So they will make these countries like Mauritius, Cayman Island as their resident country। अपना हेडक्वार्टर वहाँ शिफ्ट कर लेते हैं ताकि टैक्स कम देना पड़े।
तो अभी तक मैंने आपको दो अलग अलग बातें बताई हैं। पहली बात मैंने आपको बताई कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट क्या होता है। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि टैक्स हेवेंस क्या होते हैं। ये सब है टैक्स हेवेंस। टैक्स हेवेंस एक तरह का टैक्स हेवन है सिंगापुर, जहाँ पे टैक्स कम लगता है। इसी कारण से फ्लिपकार्ट जो कंपनी इंडिया में स्टार्ट हुई उसने अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट कर लिया सिंगापुर में इन 2011। ठीक है, अब जरा करंट मुद्दे पे आते हैं। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट से कैसे इंडिया के अंदर एफडीआई बढ़ गया। इंडिया और मॉरिशस के बीच में 1983 में साइन हुआ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। उससे इंडिया के अंदर मॉरिशस से आने वाला एफडीआई कैसे बढ़ गया, ये ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। तो उसको समझने के लिए थोड़ा ध्यान से सुनना आप। ये मान लो कि एक इंडिया का करप्ट पॉलिटिशियन है साधु यादव, ठीक है, इसके पास बहुत पैसा है, लेकिन अभी वो सीधा सीधा अपने देश में इन्वेस्ट करेगा तो सरकार उससे पूछेगी इतना पैसा कहाँ से लाए। तो इसके पास एक उपाय है, ये एक सेल कंपनी खोल देगा, फर्जी कंपनी। सेल कंपनी मतलब खाली खोखा नाम का एक कंपनी खोल देगा मॉरिशस में, जो कि एक टैक्स हेवन है। यानी कि मॉरिशस की सरकार भारत सरकार को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाली इस XYZ कंपनी के बारे में, किसका पैसा कहाँ से आया। एक कंपनी खोलवा देगा वहाँ पे, और अपने थोड़े हवाला हैंडलर्स की मदद से, इस तरह के हवाला हैंडलर्स होते हैं जो एक देश से पैसा दूसरे देश में भिजवा देते हैं, तो यहाँ में इससे रुपया में पैसा लेंगे और इस XYZ कंपनी को डॉलर में पैसा दिलवा देंगे। ठीक है, इस हवाला हैंडलर्स की मदद से ये पैसा यहाँ मॉरिशस XYZ कंपनी में इसने भिजवा दिया, और फिर ये कंपनी XYZ क्या करेगी, इंडिया में एफडीआई कर देगी, यहाँ ला करके इन्वेस्ट कर देगी। ठीक है, तो इसको कहते हैं राउंड ट्रिपिंग। पैसा गोल घूम करके कहाँ आ गया, वापस इंडिया में आ गया। ब्लैक मनी गोल घूम करके राउंड ट्रिप मार के इंडिया में आ गया, यहाँ से चला ब्लैक मनी के तौर पे और यहाँ एफडीआई की मदद से वापस इंडिया में आ गया वाइट मनी बन के। तो राउंड ट्रिपिंग इसी को कहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग इसी को कहते हैं। लेकिन अभी भी एक बात नहीं क्लियर हुई है कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट से एफडीआई कैसे बढ़ रहा है। उसको मैं और अच्छे से समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। थोड़ा सा आप समझो कॉम्प्लेक्स है तो फिर से सुनो। ये मान लो कि साधु यादव करप्ट पॉलिटिशियन है, इसकी कंपनी है साधु यादव इंडस्ट्रीज़। उसके कुछ शेयर्स ये किसी दूसरे कंपनी या किसी दूसरे इंसान बी को बेचना चाहता है। तो शेयर के दाम हैं 500 रुपये, लेकिन ये बी को बेचना चाहता है 1000 रुपये में। तो कैपिटल गेन कितना हुआ, 500 रुपये का। और 500 रुपये में कैपिटल गेन पे 20% के हिसाब से इसको 100 रुपया कैपिटल गेन टैक्स देना होगा भारत सरकार को। ठीक है, तो यह है पॉलिटिशियन, इसको अपने शेयर 500 का शेयर 1000 में बेचना है बी को, तो उसमें इसको कैपिटल गेन होगा 500 रुपया का। 500 में 20% टैक्स 100 रुपया इसको भारत सरकार को देना पड़ेगा। अब ये 100 रुपया भारत सरकार को कैपिटल गेन टैक्स के तौर पे नहीं देना चाहता है, तो अब ये दिमाग लगाएगा। पहले ये एक सेल कंपनी खुलवाएगा किसी इस तरह के टैक्स हेवेंस में, जैसे मॉरिशस में सेल कंपनी खुलवाया XYZ, फर्जी कंपनी नाम की बस। ठीक है, फिर 500 रुपया इसने इस हवाला हैंडलर की मदद से डॉलर के फॉर्मेट में, ऑफकोर्स रुपए को ये लोग डॉलर में कन्वर्ट करवा के इन्वेस्ट करा देते हैं, तो 500 रुपये डॉलर के फॉर्मेट में ये इस हवाला हैंडलर की मदद से पहुंचवा देगा यहाँ इस कंपनी XYZ को। ठीक है, और अब ये कंपनी XYZ साधु यादव से शेयर्स खरीद लेगी 500 रुपये में। तो अपनी ही कंपनी के शेयर, साधु यादव इंडस्ट्री के शेयर्स, एक दूसरी फर्जी कंपनी XYZ खुलवा करके उससे 500 रुपये में खरीदवा लेगा। इससे ये क्या दिखा देगा भारत सरकार को कि सर देखो 500 का शेयर मैंने 500 में बेचा, तो कुछ भी कैपिटल गेन नहीं हुआ, तो मैं कैपिटल गेन टैक्स नहीं दूंगा। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में इसने किया क्या कि साधु यादव इंडस्ट्री के शेयर्स साधु यादव इंडस्ट्री से निकलवा करके XYZ को भिजवा दिए, और फिर अब ये XYZ ये 500 का शेयर बेचेगा इस बी को 1000 रुपये में। तो इससे फ़ायदा 500 रुपये का किसको हुआ, इस कंपनी XYZ को। कैपिटल गेन किसको हुआ, XYZ कंपनी को। तो कैपिटल गेन टैक्स कौन भरेगा, XYZ। लेकिन XYZ तो मॉरिशस की कंपनी है, और मॉरिशस का भारत सरकार के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है। तो मॉरिशस के अंदर XYZ कहेगा कि मैं भारत सरकार को टैक्स नहीं दूंगा, मॉरिशस को दूंगा, और मॉरिशस में टैक्स फ्री है। तो मतलब ये कि टैक्स नहीं देना पड़ा और 100 रुपया बच गया इस करप्ट पॉलिटिशियन का। देखो, साधु यादव इंडस्ट्री भी इसी की, XYZ भी इसी की। इसने क्या किया, चालाकी से अपने शेयर्स पहले XYZ को दिलवा दिए
और फिर XYZ से इसने B को बेचवाया ताकि जो भी कैपिटल गेन हो वो XYZ को हो। तो कैपिटल गेन टैक्स किसको भरना पड़े? XYZ को। और कैपिटल गेन टैक्स XYZ कहेगा कि हम तो मॉरिशस की कंपनी हैं तो हम तो देंगे नहीं, क्योंकि हम मॉरिशस और भारत सरकार का क्या है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था। आई होप आपको बात समझ आई होगी। समझ आई तो बताना कमेंट सेक्शन में लिख करके कि आपको समझ आई या नहीं आई। मैंने तो अपने तरफ से पूरी कोशिश की। मुद्दा ये है कि जितना भी FDI मॉरिशस से और इन सब छोटे छोटे टैक्स हेवन से आता है, ज़्यादातर पैसा जो है ब्लैक मनी होता है, जो राउंड ट्रिपिंग करके आ रहा होता है। ये सेल कंपनीज़ की मदद से राउंड ट्रिपिंग करके पैसा आ रहा होता है। मुद्दा ये है कि जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट इंडिया और मॉरिशस के बीच में था वो मिसयूज हो रहा था, और रियल सेंस में FDI नहीं है। यही 500 रुपया यहाँ के घूम करके इस हवाला हैंडलर की मदद से 500 रुपया घूम करके FDI के फॉर्मेट में आ रहा है। हमें लग रहा है FDI आ रहा है, एक्चुअली वो FDI नहीं है, हमारे ही देश का ब्लैक मनी है जो घूम करके राउंड ट्रिपिंग करके आ रहा है। और यही कारण है कि आप देखो इतने छोटे छोटे देश, सिंगापुर, मॉरिशस, नीदरलैंड, यहाँ से इतना ज़्यादा FDI, ऑल ऑफ देम आर टैक्स हेवेंस। और यही कारण है कि भारत सरकार ने मॉरिशस के साथ अपना डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट को अमेंड कर दिया 2016 में। भारत सरकार ने अमेंड करके कहा कि अब हम भी कैपिटल गेन टैक्स लगाएंगे, चाहे मॉरिशस की कंपनी ही क्यों ना हो। अगर वो इंडिया में शेयर्स खरीद करके कैपिटल गेन कर रही है तो हम लगाएंगे कैपिटल गेन टैक्स। 2017 से लेकर के 2019 तक पार्शियल कैपिटल गेन टैक्स था, मतलब कि जितना भी कैपिटल गेन होगा उसका बस 50% पे हम टैक्स लगाएंगे, 50% अमाउंट पे। यानी कि 500 रुपया कैपिटल गेन हुआ तो खाली 250 रुपये पे हम लोग टैक्स लगाएंगे। 2019 के बाद से फुल कैपिटल गेन टैक्स पे, यानी कि 500 रुपया कैपिटल गेन हुआ तो 500 पे हम लोग कैपिटल गेन टैक्स लगाएंगे। इस तरीके से भारत सरकार ने डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट को अमेंड कर दिया है मॉरिशस के साथ। और यही कारण है कि 2016 के बाद से ही मॉरिशस से आने वाला FDI काफ़ी हद तक कम हो गया है, एंड मॉरिशस इज़ नो लॉन्गर द सोर्स ऑफ लार्जेस्ट FDI टू इंडिया। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। ये जितने भी टैक्स हेवेंस हैं ये पूरे दुनिया के लिए एक हेडेक हैं। ये लोग अपने यहाँ पे कंपनीज़ को बुलवा लेते हैं। अब देखो जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं US वगैरह की, सबका हेडक्वार्टर ऐसे ही देशों में रहता है, सिप्रस में, केमन आइलैंड में रहता है। तो इससे निपटने के लिए हाल फिलहाल में डेवलपमेंट लिया है। G7 कंट्रीज़ ने कॉन्सेप्ट लाया है मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स का। एक मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स के हिसाब से दुनिया का कोई भी देश 15% से कम अपने देश में टैक्स नहीं रख पाएगा। अभी ये प्रपोजल है, अगर ये इम्प्लीमेंट हो गया तो फिर टैक्स हेवेंस का जो प्रॉब्लम है बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा। आप एक बार कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ कि आपको ये बातें समझ आई कि नहीं आई। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, हाउ इट वाज लीडिंग टू हाई FDI, हाउ इट वाज लीडिंग टू राउंड ट्रिपिंग, मनी लॉन्ड्रिंग एंड ब्लैक मनी। आई ट्राइड, हो सकता है आपको ना समझ में आया हो, तो फिर मैं देखूंगा और क्या कर सकते हैं। एक बार कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। कल जो मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। Poverty line estimation in India is not based on income level but on expenditure या consumption level. So पहला स्टेटमेंट गलत है बट दूसरा स्टेटमेंट सही है। So the correct answer is option B. WPI includes services but CPI does not. This is wrong. लेकिन दूसरा स्टेटमेंट सही है। The weightage of food in high in CPI as compared to WPI. So this is correct. And lemons are grown only in the month of March to June. This is wrong. Bahar treatment special method to increase productivity of lemons. Correct. India is large exporter of lemon. This is again wrong. So the correct answer is option B. That's all from our side for today. Thanks for watching.